तो अभी दूसरा चैप्टर शब्द। क्या है? शब्द। अच्छा, बात करें हम शब्द की, तो शब्द किसे कहते हैं या शब्द होता क्या है? ठीक, शब्द किसे कहते हैं या फिर शब्द होता क्या है? तो शब्द देखो क्या होता है। शब्द से पहले वाली जो चैप्टर हमने पढ़ी वो था वर्ण और वर्णमाला, जिसमें हमने पढ़ी स्वर और व्यंजन। तो वर्ण जो था वो सबसे छोटी इकाई थी, वर्णमाला जो था वर्णों का ग्रुप था, यानी कि समूह था। शब्द बनता है विभिन्न प्रकार के वर्णों से मिला करके। ठीक है, तो शब्द का जो निर्माण होता है वो होता है अलग अलग प्रकार के शब्दों के समूह से या मिलने से जो शब्द बनता है, जिसे हम पढ़ते हैं, उसको कहते हैं हम लोग शब्द। क्या कहते हैं उसको? शब्द। ठीक है, तो शब्द की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो विभिन्न प्रकार के वर्णों अथवा वर्णमालाओं के समूह से जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग शब्द। क्या बोलते हैं उसको? शब्द। क्लियर? क्लियर? शब्द किसको कहते हैं अब समझ में आ गया? जैसे मैंने वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों पर आया था, य से लेकर के तलाबी स्व, मुदानी स्व, दंती स्व, अक्षर, तरोगी सब के सब वर्ण था। क्या था? वर्ण था। चलो चलो, अगर मैं ले लूँ कुछ शब्द, एक म ले लिया, एक ह ले लिया, एक ल ले लिया, एक म ले लिया, एक ह ले लिया, एक ल ले लिया, ये सब के सब मेरा क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। अब क्या बोला मैंने, शब्द कैसे बनता है? वर्ण या वर्णमाला को क्या करते हैं हम? जोड़ते हैं, उसको आज समूह बनाते हैं। क्या करते हैं? समूह बनाते हैं। तो म प्लस ह प्लस ल, तो क्या बनेगा? महल। क्या है ये? महल है। ठीक है, तो देखो वर्ण ये सब, और महल क्या है? एक शब्द है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या था? वर्ण था। बना क्या? शब्द बना। तो अलग अलग प्रकार के वर्ण हम लेकर के उसको एक साथ जब रखते हैं तो जो मिलता है हमको रिजल्ट में, उसको बोलते हैं हम लोग शब्द। उसको बोलते हैं हम लोग शब्द। अब जरा पीछे आओ वर्ण पे, तो मैंने वर्ण पढ़ाते समय बोला था कुछ चीज। हिंदी में सबसे छोटी होता है वर्ण, फिर होता है वर्ण माला, फिर होता है शब्द, फिर होता है वाक्य, फिर होता है गद्यांश, और फिर होता है कहानी। ऐसे ही बताया था। इंग्लिश में बोलते हैं इसको अल्फाबेट। फिर होता है ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, फिर होता है वर्ड, फिर होता है सेंटेंस, फिर होता है पैराग्राफ, और फिर होता है स्टोरी। ठीक है, ऐसे बताया था मैंने। तो हिंदी में सबसे छोटा वर्ण और इंग्लिश में सबसे छोटा अल्फाबेट। क्या? अल्फाबेट। क्लियर? यहां तक शब्द क्लियर। अब देखो शब्द जो है ना, शब्द जो है इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। क्या है? शब्द को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब इसको बांटने की जो प्रक्रिया है उसको वर्गीकृत किया, मतलब बांटा गया है किसके आधार पे? तो इसके ना 4 बेस हैं। कितने? 4 हैं। बात करें शब्द की तो शुरुआत में इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है, अब 4 भाग कौन कौन से हैं इसके? तो पहला है अर्थ। ठीक है, दूसरा है क्या? उत्पत्ति। तीसरा है स्रोत, और चौथा है रूपांतरण।
इंग्लिश में कहते हैं इसको अर्थ को मीनिंग। उत्पत्ति को कहते हैं क्रिएशन। स्रोत को कहते हैं सोर्स। और रूपांतरण को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थ, उत्पत्ति, स्रोत, रूपांतरण। अर्थ, उत्पत्ति, स्रोत, रूपांतरण। ठीक है, समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे कि शब्द को अर्थ के आधार पर कैसे बांटा गया है, शब्द को उत्पत्ति के आधार पर कैसे बांटा गया है, शब्द को स्रोत के आधार पर कैसे बांटा गया है, और शब्द को रूपांतरण के आधार पर कैसे बांटा गया है। ठीक है, अब जैसे देखो, बात करें हम कि शब्द के जो अभी टाइप पढ़ी हमने बांटने की, अर्थ के आधार पे। किस पे? अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे अगर बात करें कैसे बांटा गया है, तो हम अब पहले हेडिंग डालेंगे किसका? अर्थ का, जिसको बोलते हैं हम लोग मीनिंग। ठीक, अर्थ माने मीनिंग। कैसे बांटा गया है? तो देखो, कोई भी आपने वर्ण या वर्णमाला के समूह को लेकर के शब्द बनाया हो, उस शब्द का क्या होना चाहिए? मतलब होना चाहिए। क्या मतलब होना चाहिए? उस शब्द से कोई भी अर्थ निकलने चाहिए। जैसे मैंने ऊपर क्या लिया, म ह ल, क्या बना? महल। इस महल का मतलब है कि नहीं है? महल का मतलब है, महल माने बिल्डिंग या फिर घर या फिर इमारत कह सकते हो। तो इस महल का मतलब है ना, तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ है। तो अर्थ के आधार पे शब्द को इसी तरह बांटा गया है। कुल मिलाकर के होता है कि जो भी आपने शब्द बनाया उसके मतलब होने चाहिए। बिना मतलब के अगर शब्द बना है और उसके कोई मतलब नहीं निकल रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका मतलब वो शब्द आपका गलत है, वो शब्द आपका गलत है। क्लियर? अब देखो, अर्थ के आधार पे भी शब्द के दो भेद है। कितने? दो भेद है। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद है। कितने? दो भेद है। ठीक, कौन कौन? एक होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, दो टाइप। अगर मैं पूछूं कि निरर्थक जो शब्द है, शब्द के कौन से भेद का भेद है? निरर्थक जो शब्द है, यह शब्द के कौन से भेद का भेद है? तो निरर्थक शब्द जो है, ये शब्द के अर्थ के आधार पे दूसरा भेद है। कौन सा? शब्द जो है बांटा गया इसको अर्थ के आधार पे। शब्द जो है अर्थ के आधार पे दो भेद बताया, सार्थक और निरर्थक। तो ये अर्थ के आधार पे बांटी हुई है। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे बांटी हुई शब्द है जो है निरर्थक, और एक होता है सार्थक। अब इसके बारे में भी पढ़ना है कि भाई सार्थक किसको कहते हैं और निरर्थक किसको कहते हैं। चलो, तो सार्थक और निरर्थक शब्द हमको पढ़ने हैं। ये अर्थ के आधार पे शब्द के भेद थे, एक था सार्थक, दूसरा था निरर्थक। तो अब हम पहले पढ़ेंगे सार्थक के बारे में। ये क्या है? चलो देखो, अब हम पढ़ेंगे पहले सार्थक। क्या? सार्थक। तो जो सार्थक शब्द है,
सार्थक हम किसको कहते हैं? सार्थक कहते हैं जिन शब्दों का क्या हो, कुछ अर्थ हो। जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो उसको बोलते हैं हम लोग सार्थक। ठीक है, जैसे कोई भी शब्द लिखा महल, बना महल। महल का मतलब है, यह होता है घर होता है, बिल्डिंग होता है, इमारत होता है, इसके मतलब है। ठीक है, तो सार्थक जिन शब्द का कुछ अर्थ हो, जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो, जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो उसको बोलते हैं हम लोग सार्थक शब्द। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग सार्थक शब्द। अगर एग्जाम्पल ले हम, अगर एग्जाम्पल ले तो जैसे मैंने बोला ल, तो क्या बना मेरा? महल। महल का मतलब घर भी होता है, इमारत भी होता है, बिल्डिंग भी होता है, इसका मतलब है। ठीक है, इसका मतलब है। ठीक है, जैसे लिया यमुना, तो क्या लिखूंगा? यमुना लिखूंगा ना, यमुना। इसका मतलब है ना, यमुना माने नदी, यमुना नदी। तो ये क्या है? नदी है, इसका भी मतलब निकल रहा। तो वही मतलब हुआ कि सार्थक शब्द उसको कहते हैं जिस शब्द से उस शब्द के बारे में हमें कुछ पता चले, उस शब्द के बारे में कुछ पता चले, उसका कोई अर्थ हो, उसको बोलते हैं हम लोग सार्थक शब्द। क्लियर? इसके बाद आता है अपना निरर्थक शब्द। तो कल के डेट में मैंने ग्रामर में क्या बताया था नोट में? जिसके सब वर्ड के पहले इन हो, UN हो, NOT हो या NON हो, इसका मतलब होता है कि जिसके साथ भी ये चारों में से कोई भी लगा है उसी को वो मना कर रहा है। ठीक है, और हिंदी में होता है जब ना लगा हो, हिंदी में होता है जब ना लगा हो। तो अब दूसरा क्या है अपना? निरर्थक। दूसरा क्या है? निरर्थक। तो निरर्थक किसको बोलेंगे? जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो। ठीक है, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो उसको बोलते हैं हम लोग निरर्थक, और जिन शब्दों का कोई अर्थ हो उसको बोलते हैं हम लोग सार्थक। क्लियर? समझ में आया? अब जैसे एग्जांपल मैंने निरर्थक में लिया, मैंने एक शब्द ले लिया वो, एक शब्द ले लिया लो, दोनों को जोड़ूंगा वल होता है। क्या? वल होता है। और वल कुछ नहीं होता है, यही अगर मैं बोलूं और ल लूं तब होता है बल, और इसका मतलब होता है ताकत। इसका मतलब होता है ताकत। तो देखो देखो, इस बल का मतलब निकल रहा है ना, इस बल का मतलब निकल रहा है, तो ये तो सार्थक है। और ऊपर वल का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये निरर्थक है। ठीक है, तो वैसे शब्द जिसके मतलब निकले वो सार्थक, जिसके मतलब ना निकले वो निरर्थक। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, अब जैसे देखो, एक मैंने ये व ले ली और एक मैंने छोटी न की बड़ी मात्रा ई ले ली। अब इसको लिखूंगा तो वानी, इसका मतलब मेरे को, और एक मैंने ये ले ली, इसका मतलब मेरे को। हमने वाणी पढ़ी है ना, वाणी मतलब क्या होता है? शब्द। वाणी माने शब्द। ठीक है, तो मैंने वाणी में न की बड़ी मात्रा पढ़ा है हम लोगों ने, बड़ी न की मात्रा, वो आ की मात्रा, बड़ी न, बड़ी ई की मात्रा। तो इस वाणी का मतलब हमको पता चलता है, इसका मतलब होता है शब्द। तो अगर मतलब निकला तो ये हुआ सार्थक, और ऊपर छोटी न वाली में कोई मतलब नहीं निकलता तो यह हुआ निरर्थक। यहाँ तक क्लियर? यस सर। तो शब्द चार भाग में जनरल कैटेगरी में डिवाइड थे। पहले थे अर्थ, फिर था उत्पत्ति, फिर था स्रोत, फिर था रूपांतरण, जिसमें हमने अर्थ पढ़ ली।
अर्थ में मैंने दो चीज हम लोगों ने पढ़ ली, एक पढ़ लिया हमने सार्थक, दूसरा पढ़ लिया हमने निरार्थक। ठीक है, एक पढ़ लिया सार्थक, दूसरा निरार्थक। शांत रहो। क्लियर। अब ये हो गए मेरे किसके हिसाब से, अर्थ के हिसाब से। किसके हिसाब से, अर्थ के हिसाब से। अब हम पढ़ेंगे किसके हिसाब से, उत्पत्ति के हिसाब से। उत्पत्ति के हिसाब से पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं स्रोत के हिसाब से। स्रोत के हिसाब से। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं स्रोत के हिसाब से। स्रोत, एक्चुअली वो स्रोत नहीं होता, वो श्रोता होता है। क्या होता है, श्रोता होता है। और श्रोता मतलब होता है ध्वनि। क्या, श्रोता का मतलब होता है ध्वनि। इसको स्रोत भी बोल सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा रुको। ठीक है, तो ध्वनि के आधार पे अगर बात करें कि शब्द के कितने भेद होते हैं, तो इसमें भी शब्द के दो भेद होते हैं। एक होता है वर्णात्मक, एक होता है ध्वन्यात्मक। ठीक है, कितने भेद होते हैं, तो एक होता है वर्णात्मक और दूसरा होता है ध्वन्यात्मक। ठीक है, दो, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। अब इसके बारे में हमको पढ़ना है, जैसे हमने सार्थक निरर्थक पढ़ा, वैसे ही हमको वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक पढ़ना है। फिर पढ़ेंगे मेन चीज अपना उत्पत्ति के आधार पे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, तो अब देखो, पहला अगर बात करें हम वर्णात्मक के, जो वर्णात्मक है ध्वनि के हिसाब से शब्द के प्रकार भेद, इसको कैसे पढ़ते हैं। तो वर्णात्मक, जिन शब्दों के वर्ण पृथक यानी कि अलग, क्या हो, पृथक पृथक यानी कि अलग, और इसको बोला जाए, उच्चारित करा जाए यानी कि बोला जाए, तो वर्णात्मक उसको कहते हैं जिन शब्दों का जो वर्ण है, वैसे शब्द बनता है कैसे है, वर्णों के मिलने से बनता है। तो वापस से जो है शब्द, उनके जो वर्ण है वो अलग अलग बोला जाए, अलग अलग बोला जाए, तब उस केस में बोलते हैं हम लोग वर्णात्मक। क्या, वर्णात्मक। जैसे महल, म ह ल, महल, म भी अलग वर्ण है, ह भी अलग वर्ण है, ल भी अलग वर्ण है। क्लियर। तो वर्णात्मक में सीधा उदाहरण और सीधा परिभाषा है कि वैसे शब्द जिसको बोलने के लिए सारे वर्णों को अलग अलग हम बोल सके। ठीक है, वैसे शब्द जिनके वर्णों को अलग अलग बोल सके, उसको बोलते हैं हम लोग वर्णात्मक। उसको बोलते हैं हम लोग वर्णात्मक। अब एग्जाम्पल अगर हम ले लें, तो मैंने बताया महल, म ह ल, इसको होता है ये महल, ये होता है महल। को बोलने के लिए हम लोग महल बोलते हैं। ये सारे शब्द अलग अलग है और इसके वर्ण भी सारे अलग अलग है, और बोलने में भी हम लोग अलग अलग लिखते हैं, बोलते हैं, और लिखने में भी हम लोग अलग अलग लिखते हैं। इसमें देखो किसी भी एक वर्ण के साथ दूसरा वर्ण जुड़ा हुआ नहीं है, सिंगल सिंगल है, सेपरेट सेपरेट, पृथक पृथक कहते हैं इसको। ठीक है, क्लियर चीजें। अब इसी तरह मैं एक और दूं, कमल, तो इसको भी क म ल लिख सकते हैं, कमल। अब भुवनेश्वर भी बोल सकते हैं, ठीक, सच्चिदानंद भी बोल सकते हैं। इसमें जितने भी वर्ण होते हैं ना, वो हालांकि अलग अलग ही होते हैं। ठीक है, कभी कभी लिखने में जुड़ जाता है, पर वो अलग अलग है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो ध्वनि के हिसाब से जो वर्ण है, सॉरी, ध्वनि के हिसाब से जो शब्द है, पहला है वर्णात्मक। वर्णात्मक कहता है कि जब आप किसी शब्द को बोलते हो, तो उसके जो वर्ण है वो अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वर्णात्मक। क्या, वर्णात्मक। अब आता है अपना ध्वन्यात्मक। क्या, अब आता है अपना ध्वन्यात्मक। अभी देखो ध्वन्यात्मक किसको कहते हैं हम,
तो ध्यानात्मक क्या क्या होता है? जिन शब्दों का विभाजन यानी कि सेपरेशन यानी कि उसको अलग करना, तोड़ना, जिन शब्दों का विभाजन पृथक पृथक ना किया जा सके, पृथक पृथक ना किया जा सके। जैसे हमने सार्थक में पढ़ा था जिसका कोई अर्थ हो, और निरार्थक में पढ़ा था जिसका कोई अर्थ ना हो। उसी तरह वर्णात्मक में अलग अलग पढ़ते हैं और ध्वनात्मक में अलग अलग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो जिस शब्दों का विभाजन अलग अलग ना किया जा सके, जिन शब्दों का विभाजन अलग न किया जा सके। ठीक है, जिन शब्दों का विभाजन अलग अलग ना किया जा सके उसको बोलते हैं हम लोग ध्वनात्मक, उसको बोलते हैं हम लोग ध्वनात्मक। और जिन शब्दों का वर्ण अलग अलग किया जा सके उसको बोलते हैं हम लोग वर्णात्मक। उसको क्या बोलते हैं? वर्णात्मक। यहाँ तक सबको क्लियर? यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। और ये जो वर्णात्मक और ध्वनात्मक है ये किसके हिसाब से है? ये जो भेद है शब्द के किसके आधार पे है? ध्वनात्मक और वर्णात्मक जो शब्द के भेद है किसके आधार पे है? श्रोता के आधार पे, स्रोत के आधार पे, ध्वनि के आधार पे। और सार्थक और निरार्थक जो भेद थे वो किसके आधार पे थे? अर्थ के हिसाब से। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे। तो यहाँ तक क्लियर? सबसे पहले शब्द किसको कहते हैं हो गया। फिर शब्द के जनरल टाइप कितने होते हैं वो हमने देख ली, अर्थ के आधार पे, स्रोत के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे और रूपांतरण के आधार पे। जिसमें से हमने अर्थ के आधार पे देख ली सार्थक और निरार्थक। फिर उसके बाद हमने देख ली ध्वनि यानी कि स्रोत यानी कि लिसनर के बेसिस पे, जिसमें था अपना वर्णात्मक और था ध्वनात्मक। अब अपना आएगा उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार। अब आता है उत्पत्ति के आधार पे। बात करें हम उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं, तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पे कितने हुए? 4। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। क्लियर? उत्पत्ति के आधार पे 4, उत्पत्ति के आधार पे 4 शब्द है, शब्द के 4 भेद हैं। और नॉर्मल आधार पे भी शब्द के 4 भेद थे, अर्थ, स्रोत, उत्पत्ति, रूपांतरण। और जिसमें हमने अर्थ में भी 2 पढ़ ली, सार्थक, निरार्थक। ध्वनि यानी कि स्रोत में भी 2 पढ़ ली, वर्णात्मक, ध्वनात्मक। अब हम उत्पत्ति के आधार पे पढ़ेंगे तो उत्पत्ति के आधार पे 4 होते हैं। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज और चौथा होता है विदेशज। यहाँ तक क्लियर? अब इसमें पढ़ने हम लोगों को कि तत्सम किसे कहते हैं। क्या तत्सम किसे कहते हैं? तो देखो पहला टॉपिक तत्सम। तत्सम किसे कहते हैं? ठीक है, तो तत्सम में क्या होता है कि तत्सम जो शब्द है, तत्सम जो शब्द है वैसा संस्कृत शब्द है। तत्सम जो है संस्कृत का वैसा शब्द है जो हिंदी में लिखा जाता है, जो हिंदी में लिखा जाता है। तो तत्सम वैसा संस्कृत शब्द है जो हिंदी में लिखा जाता है। किसमें? हिंदी में। हिंदी में लिखा
जाता है। ठीक है, तो तत्सम क्या बताया मैंने, संस्कृत का वो शब्द है जो मूल रूप से कहाँ यूज होता है, हिंदी में। मूल रूप से कहाँ यूज होता है, हिंदी में। ठीक है, क्लियर। तो वैसे शब्द जिसका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, तत्सम का अभिप्राय जो है उसके और सम का तात्पर्य समान होता है। क्या होता है, उसके और सम का तात्पर्य समान होता है। आजकल हिंदी में तत्सम शब्दों का प्रचलन अधिक होने लगा, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले एक बार फिर देख लेते हैं तत्सम किसे कहते हैं। तो तत्सम संस्कृत है, लेकिन इसको यूज हम हिंदी में करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के तत्सम मेरा क्या है, तत्सम मेरा क्या है, संस्कृत है या हिंदी है, संस्कृत है या हिंदी है, संस्कृत है। क्या है, इसको हम हिंदी में कुल मिलाकर के तत्सम क्या है, संस्कृत है, लेकिन लिखते हम बस हिंदी में हैं। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा क्या, अग्नि। क्या, अग्नि। अग्नि संस्कृत शब्द है, क्या है, और हिंदी क्या होता है, आग होता है। आग है हिंदी शब्द, क्लियर है। लेकिन हम हिंदी में अग्नि भी लिखते हैं और आग भी लिखते हैं। तो मैंने अभी अभी तत्सम में यही पढ़ाया ना, तत्सम वैसा शब्द होता है जो संस्कृत होता है मूल रूप से, यानी कि ओरिजिनली, ओरिजिनल में वो क्या है, संस्कृत है, लेकिन हम बोलते और लिखते हिंदी। क्लियर। अब जैसे मैंने लिखा अश्रु, क्या, अश्रु। अश्रु है संस्कृत, क्या है, संस्कृत। हिंदी में होता है क्या, आंसू। हिंदी में होता है आंसू। समझ में आया, संस्कृत में अश्रु, संस्कृत में अश्रु, और हिंदी में आंसू। क्लियर, हिंदी में आंसू। समझ में आया। तो तत्सम हम बोलते हैं वैसे शब्द जो खुद क्या हो, संस्कृत हो, लेकिन लिखते किसमें, हिंदी में। 2 मिनट है, 2 मिनट। चलो इधर देखो, तत्सम क्लियर पूरी तरह से। तत्सम के बाद पढ़ने हमने तद्भव। क्या, तद्भव। तो दूसरा है अपना तद्भव। अब देखो तद्भव क्या होता है, तद्भव होता है जो खुद क्या हो, संस्कृत हो। जैसे तत्सम संस्कृत था, वैसे तद्भव भी संस्कृत ही है, पर अंतर है, तत्सम का मूल रूप संस्कृत है और लिखते हम हिंदी में है, लेकिन तद्भव जो है मूल रूप इसका हिंदी है, एक्चुअली है संस्कृत, पर जैसे ही हम इसको लिखते हैं, ठीक है, चेंज करते हैं, तो ये बदल जाता है। क्या होता है, तद्भव जो है संस्कृत का ऐसा शब्द है जिनका हिंदी में आने के बाद रूप बदल जाता है, हिंदी में आने के बाद रूप बदल जाता है। क्लियर हुआ इतना। तो तद्भव तद्भव जो है वैसा संस्कृत, वैसा चुप संस्कृत शब्द है, ठीक है, जिसका हिंदी में रूपांतरण, हिंदी में रूपांतरण बदल जाता है, हिंदी में रूपांतरण बदल जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग तद्भव, उसको बोलते हैं हम लोग तद्भव। ठीक है, अब जरा एग्जाम्पल देखें हम, एग्जाम्पल देखें। तो संस्कृत शब्द हमको पहले लेने हैं। संस्कृत हो गया जैसे अग्नि, संस्कृत हो गया जैसे अग्नि। अब अग्नि क्या था मेरा, तत्सम में पढ़े हम लोग, अग्नि क्या था, संस्कृत। अब इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आग। तो देखो रूप बदल गया ना,
तो तद्भव हम उसको कहते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आता है तो उसका रूप बदल जाता है, हालांकि मतलब वही रहता है, मतलब वही रहता है। ठीक है, तो अग्नि को हिंदी में लिखते हैं आग, और दोनों ही केस में हम इसको फायर ही कहेंगे। ठीक है, जैसे अश्रु, अश्रु, अश्रु है संस्कृत, अश्रु है संस्कृत, और आंसू, आंसू है हिंदी। दोनों ही केस में ये आंसू ही है, टीयर ही बोलेंगे इसको। ठीक है, टीयर ही बोलेंगे। पर संस्कृत में क्या था? अश्रु। हिंदी में जैसे ही आया क्या लिखा हमने? आंसू। आंसू। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं? तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव। अब इसका एक और अगर एग्जांपल मैं देखूं तो इधर एक और अगर हम शब्द लिखे तो हम जैसे अष्टम लिखते हैं या अष्ट लिखते हैं। अष्ट माने भी 8, लेकिन ये कौन सा है? संस्कृत है। ये कौन सा शब्द है? संस्कृत है। और हिंदी में क्या लिखते हैं? 8। ये है हिंदी, और दोनों का ही मतलब 8 ही है। दोनों का मतलब 8 ही है। क्लियर हो गया? समझ में आया? अब बचा तुम्हारा देशज और विदेशज। अब बचा देशज और विदेशज। देशज और विदेशज हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, क्योंकि देशज और विदेशज जो है बहुत लंबा है। ठीक है, देशज विदेशज में तुम्हारा अरबी भाषा आएगा, फारसी भाषा आएगा, तुर्की भाषा आएगा, परसो भाषा आएगा, फिर अंग्रेजी आएगा, फिर पुर्तगाली आएगा। ठीक है, तो इसलिए देशज और विदेशज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर शॉर्ट समरी हम देखें तो हमने क्या क्या पढ़ा आज? शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनता है, शब्द जनरली कितने भागों में बटा हुआ है? तो जनरली 4 भागों में बटा हुआ है। पहला था अर्थ के आधार पे, दूसरा था स्रोत के आधार पे, तीसरा था उत्पत्ति के आधार पे, चौथा था रूपांतरण के आधार पे। फिर हमने देखा अर्थ किसको कहते हैं, अर्थ के आधार पे शब्द किसे कहते हैं, और अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। फिर उसके बाद हमने देखा कि क्या ध्वनि यानी कि स्रोत यानी कि म्यूजिक यानी कि लिसनर के आधार पे किसको कहते हैं शब्द, और इसके कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक में क्या बताया था मैंने? जिसके शब्द अलग अलग, शब्द जो है वर्ण को अलग अलग करके लिख सकते हैं, और ध्वन्यात्मक में अलग अलग करके। इसके बाद हमने देखा उत्पत्ति के आधार पे कितने होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम में होता है शब्द, वैसा शब्द जो खुद मूल रूप से ओरिजिनली संस्कृत हो लेकिन लिखा हिंदी में जाता है। फिर पढ़ा हमने विदेशज, सॉरी तद्भव। तद्भव में क्या है कि वैसे शब्द जो संस्कृत में है और हिंदी में उसका रूप बदल जाता है, इसको बोलते हैं तद्भव। तो बेसिकली तत्सम जो है पूरी तरह से संस्कृत है और तद्भव पूरी तरह से हिंदी है। क्या है? तद्भव पूरी तरह से हिंदी है और तत्सम पूरी तरह से संस्कृत है। तत्सम पूरी तरह से संस्कृत है। इतना क्लियर? चलो बाकी की नेक्स्ट क्लास में। सबको क्लियर? यस सर। भूलोगे नहीं ना? ठीक है।